माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आपका स्वागत है एम सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में हम देखेंगे सभी सब्जेक्ट के तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह सीरीज मैट्रिक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, इस सीरीज में सिर्फ MVBI प्रश्न को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर सब्जेक्ट के तीन प्रश्न मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, उर्दू का भी क्वेश्चन ऐड किया गया है, आप लास्ट तक देखिए तो सही। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मोसो तथा लोसो निकाले। दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का HCF और LCM। दोस्तों, मोसो मतलब HCF, लोसो मतलब LCM निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोस्तों, 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 हो जाएगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। और 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब यदि हमें HCF यानी मोसो निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, मोसो बराबर। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से मोसो और लोसो निकालने का मेथड आप यहाँ से समझ जाइए। आगे भी प्रश्न आएगा अगर आपके एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे संख्या चेंज किया जाएगा, लेकिन नियम सेम रहेगा जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मोसो निकालना है तो इन तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में देखिए कि तीनों में क्या दिख रहा है, तीनों में कॉमन क्या है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो दोस्तों, यहाँ पे तीनों में 3 मिल रहा है, तो आपका मोसो हो गया 3। ठीक है, मोसो वही होगा जो तीनों में दिखेगा। यदि आपको नेक्स्ट सवाल में 4 संख्या दिया रहे तो दोस्तों, आप चारों का गुणनखंड करेंगे और चारों में देखेंगे क्या दिख रहा है, वही आपका मोसो हो जाएगा। यदि कुछ भी ना दिखे तो एक सब में छुपा रहता है, एक सब में रहता है, तो वैसे कंडीशन में एक आपका मोसो हो जाएगा। आप समझते हैं लोसो कैसे निकालेंगे, यानी LCM कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, LCM निकालते समय कोई एक संख्या को पकड़ते हैं और देखते हैं कि वो सबसे अधिक किस में है। जैसे हम 2 को लेते हैं, ठीक है, 2 से शुरुआत करेंगे तो देखेंगे 2 सबसे अधिक किस में है। तो दोस्तों, ये 9 का गुणनखंड में 2 है नहीं, कोई बात नहीं। 12 का गुणनखंड में 2 बार है और 27 का गुणनखंड में 2 एक बार भी नहीं है। तो दोस्तों, 2 बार है यहाँ 12 के गुणनखंड में, तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 बार लिख दिए। उसके बाद 2 के बाद देखेंगे 3 को। अब देखना है 3 सबसे अधिक किस में है। तो दोस्तों, 9 के अभाज्य गुणनखंड में 3 2 बार है और 12 के अभाज्य गुणनखंड में 3 एक बार है और 27 के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार है। तो दोस्तों, अधिक किस में है, तो ये 27 वाले में। तो इन तीनों को ले लेंगे। ठीक है, ये तीनों 3 को ले लेंगे, बाकी इन सबको नहीं लेना है। जो अधिक बार रहता है उन्हीं को लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, बस अब इन सभी को गुना कर देंगे, आपका आंसर आने वाला है 108। चलिए, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, मोसो निकालते समय देखेंगे अभाज्य गुणनखंड में तीनों में क्या क्या है, तीनों में सेम होना चाहिए, तो आपका वो मोसो हो जाएगा। और लोसो निकालते समय जो संख्या अधिक बार आया है उन्हीं को लेते हैं। जैसे पहले 2 को देखेंगे तो देखेंगे 2 सबसे अधिक किस में है, तो 2 सबसे अधिक है 12 में, तो 2 को दोनों 2 ले लेंगे। उसका 3 देखेंगे, 3 सबसे अधिक किस में है, तो 27 में है 3 सबसे अधिक, उसको ले लेंगे। ये है लोसो निकालने का नियम। तो दोस्तों, 108 आ गया। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न 2। दोस्तों, प्रश्न बहुत सारे हैं, इसलिए हम थोड़ा तेजी में चलेंगे। प्रश्न 2 कह रहा है 2 संख्या का मोसो 145 तथा उनका लोसो 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि
दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। बस उसी फॉर्मूला से यहाँ पे बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए हमें क्या क्या दिया है। तो दोस्तों दिया है a बराबर 725, यानी पहली संख्या यहाँ पे है ना, एक संख्या 725 है, तो ये पहली संख्या हो गया, 725 दिया है। और मोसो दिया है कितना, 145 दिया है, और लोसो दिया है 2175। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मोसो दिया है 145 और उनका लोसो दिया है 2175 और एक संख्या दिया है 725। तो दूसरी संख्या पूछा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, तो ये वाला, ठीक है। a गुना b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। बस इस पे बैठाना है आपको। यहाँ एक संख्या दिया था 725, तो 725 गुना b हो जाएगा दूसरी संख्या, ये b निकालना है हमको। और ये गुना में है, इस तरफ भेज देंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो 2175 गुना 145 बटे 725 हो जाएगा। इसको काटने के बाद आपका b जो आएगा, यानी दूसरी संख्या जो आएगा वो 435 आएगा। दोस्तों यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, आप पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है। प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले यदि इसका परिमाप 25 cm है। दोस्तों एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है यदि इसका परिमाप 25 cm है, यानी वृत्त का परिमाप आपको दिया है 25 cm, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए बनाते हैं इसे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है वृत्त का परिमाप बराबर 25, ठीक है। उसके बाद वृत्त का परिमाप दिया है 25 और आपको पता है वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो 2πr होता है, यानी 2πr बराबर दिया है 25। 2 लिखेंगे, बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r तो हमें निकालना है, r नहीं दिया है, बराबर 25। दोस्तों यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे r, इन सब को उस पार भेज देंगे, तो जो नीचे वाला संख्या है वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर वाला संख्या है वो नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों 25 गुना 7 हो जाएगा, नीचे में 7 था, 7 ऊपर चल गया, और ये 2 और 22 ऊपर था तो नीचे आ गया, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो 175/44 आएगा, और 175 में जब 44 से भाग देंगे तो 3.97 आएगा इसका त्रिज्या, 3.97 cm त्रिज्या निकल गया। अब आपको पूछा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 πr स्क्वायर, 1/4 πr स्क्वायर, और अभी तुरंत हम r लाए थे कितना, 3.97। दोस्तों यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, पाई का मान 22/7 गुना r का स्क्वायर, यानी 3.97 हो जाएगा। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 12.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले हैं इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगाया गया। तो दोस्तों ये था मैथ के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते थे। चलिए अब देखते हैं साइंस के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों साइंस का पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। दोस्तों आंसर ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यदि आपको ये प्रश्न का उत्तर पता था तो ठीक है, यदि पता नहीं था तो इसे अभी जस्ट अपने कॉपी में नोट कीजिए। दोस्तों जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और इस प्रश्न में कहा गया है कि इसके नियमों को भी लिखे। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। कौन कौन नियम है, चलिए पहला नियम देखिए। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये था पहला नियम। आपतित किरण,
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, आपके एक भी प्रश्न नहीं कटेंगे। देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ये नीचे में है आपका समतल दर्पण, ठीक है, नीचे में है आपका समतल दर्पण। ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, आने वाली प्रकाश को बोलते हैं, समतल सतह पर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और ये आ रही है, समतल सतह पे आया और यहाँ से टकरा करके ये परावर्तित हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। और ये बीच में है आपका अभिलंब, बीच में क्या है, अभिलंब, यानी अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री पे है ये, ठीक है। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को आई से लिखा जाता है। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को बोलते हैं, मतलब परावर्तन कोण को सूचित करते हैं आर से। और ये कोण आई वाला और आर वाला यानी आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न का जवाब हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को ऐड किया गया है जो आपके एग्जाम में गोल 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 घूम घूम करके आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उदाहरण दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड वह धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रकट करते हैं तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रकट करते हैं तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण निम्न हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण निम्न हैं। यहाँ देखिए, पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है Al2O3, और दूसरा है जिंक ऑक्साइड ZnO, ये होता है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रकट करते हैं। तो दोस्तों यदि ये भी प्रश्न आपको याद नहीं था तो इसे आप अपने कॉपी में वीडियो को रोककर ज़रूर नोट कीजिएगा। यदि याद है तो आप देखिए, आपका रिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये बायो का प्रश्न है, ठीक है। दोस्तों मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या है आंसर इसका, मानव शरीर की कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि मानव शरीर के कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। और जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। आगे है महिला में XX गुणसूत्र तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि महिला में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो XX और पुरुष में XY। यहाँ पे वैसे वैसे पॉइंट है ना जो आपकी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे और सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, उसके बाद है जब निषेचन के दौरान महिलाओं से X गुणसूत्र पुरुषों के X गुणसूत्र का मिलन होता है, यानी महिलाओं के X गुणसूत्र और पुरुषों के X गुणसूत्र का जब मिलन होता है तब जन्म लेने वाला बच्चा जो हो वो क्या होगा, XX यानी लड़की होगी। लेकिन जब निषेचन के दौरान महिलाओं से X, ठीक है, यहाँ पे होगा महिलाओं से X छूट गया है, महिलाओं से X तथा पुरुषों से Y गुणसूत्र का मिलन होता है तो जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा। अर्थात बच्चे के लिंग निर्धारण में पिता का भूमिका होता है, ना कि माता का। इस बात को अब ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे होता है आपका पिता, इसमें होता है XY गुणसूत्र, और यहाँ पे है आपका माता, इसमें होता है XX गुणसूत्र। जब यहाँ पिता से आएगा Y, पिता से आएगा Y और माता से आएगा X, तो XY होगा और होने वाला जो शिशु होगा वो लड़का होगा। उसके बाद यहाँ पिता से आएगा X और माता से भी आएगा X, तो XX होगा और होने वाला जो शिशु है वो लड़की होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं
नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों अब प्रश्न आपके सामने आएगा एसएसटी का। दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है यहाँ का कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। दोस्तों ये प्रश्न आपके 5 नंबर वाले प्रश्न में आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिए इसे। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें 2 नंबर में आएंगे तो भी चलेगा और 5 नंबर में आएंगे तो भी चलेगा। हम यहाँ पे पूरा इसका क्रांति का कारण लिख दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रूसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्न हैं। तो दोस्तों पहला क्रांति जो हुआ था क्रांति, रूसी क्रांति, इसका पहला कारण क्या था? जार की निरंकुशता और अयोग्यता। ठीक है, जार की निरंकुशता और अयोग्यता, समझिएगा इन्हें। दोस्तों जार की निरंकुशता और अयोग्यता क्या था? तो रूसी क्रांति के समय रूस में कठोर राजनीतिक संरचना थी। राजा को विशेष अधिकार प्राप्त था लेकिन जनता को कोई अधिकार नहीं मिला था। राजा को जनता की कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दोस्तों थोड़ा तेजी में खींचेंगे, आगे देखिए। आगे प्रश्न है कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति, रूस में अधिक संख्या में कृषक थे, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। खेत छोटे छोटे थे और खेती पुरानी विधि से होता था। कृषक के पास पूंजी का भी अभाव था। ये सब कारण था। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति, यहाँ पे दयनीय कर लेना है। मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों को दिन रात काम करना पड़ता था लेकिन मजदूरी बहुत कम थी। चौथा पॉइंट है रूसीकरण की नीति। रूस में विभिन्न प्रकार के धर्म भाषा को मानने वाले लोग रहते थे। राजा ने सभी पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को थोपने का प्रयास किया जिसके कारण लोग परेशान हुए और क्रांति की शुरुआत की। दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों वह कृषि जो पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर तैयार की गई भूमि पर की जाती है तो उसे समोच्च कृषि कहा जाता है। बहुत इजी है, आप इन्हें एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए और यदि आपको बहुत दिक्कत हो रहा है कॉपी में नोट करने से तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यही आपका लोकतंत्र का परिभाषा हो जाता है। बाकी आप इसमें लिख सकते हैं कि जनता अपने मत के द्वारा सरकार को चुनती है और सरकार उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कार्य नहीं करता है तो फिर जनता अगले चुनाव में उसे मत ना देकर सत्ता से हटा सकती है। आगे है, अब देखिए यहाँ पे आपका नन हिंदी का प्रश्न आ गया है। नन हिंदी का प्रश्न है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? बहुत बार पूछा गया है। देखिए ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था। 3 कोस दूर हामिद ईदगाह कैसे जाएगा? पाँव में जूता तक नहीं है। इन सभी बातों को सोचकर अमीना ईद के दिन उदास थी। इसमें और भी बहुत सारा कारण है, यदि आप इस कहानी को पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा। आप उसके अकॉर्डिंग कुछ 1-2 बात और बढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यदि आप इतना लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। 2 नंबर में पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? ये भी आपका नन हिंदी का प्रश्न है। दोस्तों पीपल का पेड़ हमारे लिए, ठीक है यहाँ पे लिए होगा, पीपल का पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पीपल का पेड़ 24 घंटे मानव के लिए ऑक्सीजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस छोड़ती है, इसलिए इसका स्थान पूजनीय है। दोस्तों हिंदू धर्म में इस पेड़ का पूजा किया जाता है। कारण यही है, ये 24 घंटे मानव के लिए ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। इन पेड़ों के नीचे हमें बहुत शीतलता महसूस होती है, यानी इन पेड़ों से जो है ना हमें बहुत शीतल हवा मिलती है। शीतल मतलब ठंडी ठंडी हवा मिलती है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, ये भी आपका नन हिंदी का है। प्रश्न है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई?
लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो लेखक 35 वर्ष का हट्टा कट्ठा आदमी था, ठीक है, आदमी है। आज तक वह कभी बीमार नहीं पड़ा, ठीक है, 35 साल का हो गया था और वो कभी बीमार नहीं पड़ा था। लोगों को बीमार देखकर लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा होती है, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बस इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा हुई थी। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आपका ये नन हिंदी का हो गया। अब देखते हैं उर्दू के 3 प्रश्न को। यहाँ से देख सकते हैं आपका उर्दू का पहला प्रश्न है। दोस्तों उर्दू का पहला प्रश्न है कि उर्दू के 2 अफसाना निगारों के नाम लिखे। ठीक है, उर्दू के 2 अफसाना निगारों के नाम लिखे। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों उर्दू के 2 अफसाना निगारों के निगार जो है ना दर्ज झैल है, ठीक है, यानी निम्न में दिया हुआ है। यानी 2 अफसाना निगार, यानी जो अफसाना लिखता है उसे अफसाना निगार कहते हैं। तो उर्दू के 2 अफसाना निगार के नाम ये हैं आपका, ये प्रेमचंद और सैयद मोहम्मद महसिन। ठीक है, सैयद मोहम्मद महसिन और प्रेमचंद, ये 2 अफसाना निगार हो गए हैं। तो दोस्तों ऐसे एकदम इजी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके उर्दू वाले जब भी एग्जाम होंगे तब। आगे देखिए प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में है कि नात किसे कहते हैं? नात किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पे, जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ हो उसे नात कहते हैं। जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ हो उसे नात कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, आगे देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको जितना भी प्रश्न दिख रहा है ना, इन सभी प्रश्न का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम तो वैसे आपको 3 प्रश्न बताने वाले थे, लेकिन यहाँ पे आपको जितना भी प्रश्न मिल रहा है सबको आप देख सकते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मिसला है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग संगीन मिसला है। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए इन सभी प्रश्न को। वैसे हम आपको ये 3 प्रश्न बता दिए हैं। ये तीसरा प्रश्न था कि अफसाना खाली संदूक के 2 किरदारों के नाम बताएं। अफसाना खाली संदूक के 2 किरदारों के नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अफसाना खाली संदूक के 2 किरदारों के नाम दर्ज झैल हैं, यानी निम्न में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 किरदारों के नाम दिए हुए हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे सभी प्रश्न को एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसा लगा, अगला चाहिए या नहीं। अगर आपको अगला सीरीज चाहिए इसी का पार्ट 2, तो फिर हम लाएंगे इसी प्रकार के 3 प्रश्न सभी सब्जेक्ट का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।